जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, श्रेष्ठा योजना का फॉर्म आप सभी बच्चों ने भर दिया होगा और मैं अब आपको इस साल की तैयारी कराने जा रहा हूँ। मतलब अब 2026 में आप नए स्कूल में अपने जाएंगे। तो ये देखिए, क्लास 9th का टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ और एक एक टॉपिक इस बार, जैसे आपने सिलेबस को रीड कर लिया होगा, देख लिया होगा, मैंने दिखाया भी हुआ है सिलेबस को, कि सिलेबस में इन्होंने क्या किया है, टॉपिक वाइज दे दिया है कि इस टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है। तो मैंने सोचा तो भाई किताब से तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी आपको दूं, प्रोवाइड करूं, जिससे आप एक भी सवाल आपका गलत ना हो। और इसमें आज के वीडियो में मैं महत्वपूर्ण 25 प्रश्न आपको बताने जा रहा हूं, जो आपके संसाधन और ये संरक्षण, ठीक है, ये जो टॉपिक है, या रिसोर्सेस एंड देयर कंजर्वेशन से आ सकते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, और हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं दिखा दूंगा। और पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा, जिससे आपके सभी सवाल सही हों। दूसरा चीज बच्चों, की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको अवश्य ज्वाइन करें। या अगर कोई और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ज्वाइन कर सकते हो तो चैनल है, ग्रुप में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोई भी नवोदय का वीडियो हो या एनएमएमएस का वीडियो हो, तो किसी भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन बच्चों कर सकते हैं। वहां से भी आपको एक एक चीज की सही जानकारी मिलती रहेगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। जो पहली बार बच्चे जुड़े हों, ध्यान दें कि मैं विगत 4 वर्षों से इस परीक्षा को बता रहा हूँ। इसके सॉल्व पेपर मैंने बताए हुए हैं, ठीक है, मॉडल पेपर काफ़ी बताए हुए हैं, काफ़ी चैप्टर्स मैंने समझा कर बताए हुए हैं। उनको अवश्य देखिए, कोई भी बदलाव नहीं आया है, उसी तरह के प्रश्न आने वाले हैं। सिलेबस में इन्होंने इस बार टॉपिक वाइज दे दिया है, तो इसलिए थोड़ा सा लगता है कि हाँ, टॉपिक वाइज भी अगर तैयार करा दें तो सभी सवाल आपके बच्चों सही हो जाएंगे। तो इस पे आप बच्चों विशेष ध्यान दीजिएगा, जाके प्लेलिस्ट अवश्य देखें। प्राकृतिक संसाधन क्या है? मानव द्वारा बनाए गए पदार्थ, प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। केवल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, केवल सीमित मात्रा में उपलब्ध संसाधन। तो जो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, उसे ही हम प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। ठीक है। तब तक इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तब तक इंग्लिश मीडियम के बच्चे अपने क्वेश्चंस को यहाँ देख सकते हैं कि व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, मटेरियल फाउंड इन नेचर एंड यूज्ड बाय ह्यूमंस टू फुलफिल देयर नीड्स। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो संसाधन जो हमारी पृथ्वी पे, हमारे अर्थ पर उपलब्ध हैं और किसी भी कृत्रिम तत्व से स्वतंत्र है, मतलब उसमें आर्टिफिशियली उसको बनाया नहीं गया है। ये सभी सामग्री या पदार्थ जो प्रकृति में पाए जाते हैं और जिनका उपयोग मनुष्य, जीवित प्राणी, विशेष रूप से मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो वही हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। सीमित मात्रा में उपलब्ध वे प्राकृतिक संसाधन क्या कहलाते हैं जो निरंतर उपयोग से समाप्त हो सकते हैं? ठीक है, तो अक्षय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, समाप्त होने वाले संसाधन जिसे एग्जॉस्टेबल संसाधन भी कहेंगे, और या जैविक संसाधन। ये बच्चों ध्यान रखिएगा कि जब आप श्रेष्ठा योजना की तैयारी कर रहे हैं तो आप सीबीएसई माध्यम के बेहतरीन आवासीय विद्यालय, जिसमें हॉस्टल, रहना खाना पीना सब फ्री होता है, उसमें आप पढ़ने जा रहे हैं। तो आपके ऊपर रहेगा कि आप जो सामाजिक अध्ययन है हिंदी में ले लें, लेकिन अब इंग्लिश में आपको कई किताबें, आपको मैथ्स और साइंस वगैरह पढ़ना होगा, इंग्लिश पढ़ना होगा। तो इंग्लिश वाले से भी आप घबराएंगे नहीं, अभी से आप स्टार्ट कीजिए ताकि आपका इंग्लिश का डर जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ है देखिए, सीमित संसाधन, सीमित है जो, ठीक है। तो इंग्लिश वर्जन अगर इसका हम देखना चाहें तो आप इंग्लिश पे भी ध्यान दीजिए कि व्हाट आर द natural resources available in the limited quantities that can eventually get exhausted if used continuously। ठीक है, तो वो संसाधन अगर लगातार हम इस्तेमाल करें और जो खत्म हो जाए तो वो क्या है, आपके समाप्त होने वाले एग्जॉस्टेबल संसाधन उसको कहेंगे, यानी कि एग्जॉस्टेबल रिसोर्स। ठीक है, इंग्लिश में तो डायरेक्ट आ गया है, तो आप इसको समझ के चलें। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाला एग्जॉस्टेबल संसाधन का एक उदाहरण है? तो समाप्त होना मतलब एग्जॉस्ट होना, उससे याद रखिएगा कि जो एग्जॉस्ट हो जाए, भाई सूरज की रोशनी लगातार चलेगी, पवन ऊर्जा लगातार रहेगा। ठीक है, पेट्रोल तो भाई सीमित है, वायु तो हवा में है ही है, हवा है ही है।
पेट्रोलियम तो जमीन से निकलता है, आपको पता है। तो कई बार आता है कि नवीकरणीय संसाधन क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो ये तीनों है। ठीक है, अनरिन्यूएबल या अनवीकरणीय संसाधन क्या है, तो पेट्रोल, लकड़ी, कोयला, ये सब आएंगे। तो इस तरह से भी सवाल को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसका इंग्लिश वर्जन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, पेट्रोलियम, तो यहाँ पेट्रोलियम आंसर है, और एयर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय, अक्षय मतलब समझ के इन एग्जॉस्टेबल संसाधन का उदाहरण है, मतलब जो आपका खत्म ना हो। ठीक है, कोयला भाई ये तो खत्म हो जाएगा, प्राकृतिक गैस ये भी जमीन, ये हवा से मत रिलेट कीजिएगा, प्राकृतिक गैस तेल के साथ ही पाया जाता है, तो ये भी खत्म हो जाएगा। यूरेनियम भी लिमिटेड मात्रा में है, ये भी खत्म हो जाएगा। जो जल है वो खत्म नहीं होगा, तो यहाँ आंसर क्या होगा आपका, जल होगा। क्लियर है। इसमें मेन देखिए, जो श्रेष्ठा के अगर आप पुराने क्वेश्चंस को देखेंगे तो अभी समझ वाले भी नीचे आएंगे, तो उसको भी हम देखते चले जाएंगे। तो आपको एकदम उस तरह से तैयारी एकदम समझ के करनी है कि असर्शन रीजन वाले जो प्रश्न है उसको आप आसानी से कर ले जाएं। अब इसी का इंग्लिश वर्जन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स, तो यहाँ पर वाटर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वे संसाधन जो समय के साथ स्वाभाविक रूप से भर जाते हैं या काफी जल्दी बहाल हो जाते हैं क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शंस है आपका गैर नवीकरणीय संसाधन, जीवाश्म ईंधन, नवीकरणीय संसाधन या अजैविक संसाधन। तो इंग्लिश वर्जन है, रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली ओवर टाइम और रिस्टोर्ड फेयरली क्विकली आफ्टर यूज आर नोन एज। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जब भी जैसा अभी मैंने आपको बताया, सूरज की रोशनी, हवा, ये सब। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बच्चों, रिन्यूएबल रिसोर्स आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, गैर नवीकरणीय संसाधन बनने में कितना समय लगता है। ठीक है, गैर नवीकरणीय। ठीक है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स टू फॉर्म। ठीक है, जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते, कुछ दिन, 1 वर्ष से भी कम, लाखों वर्ष या 1 दशक। भाई इसके लिए लाखों वर्ष लगते हैं, लाखों वर्ष, मिलियंस ऑफ ईयर्स। आपने पढ़ा होगा कि कोयला कैसे बना, कोयला कैसे बना भाई, पेड़ वगैरह थे, एक भूकंप टाइप आया पृथ्वी पे, पेड़ अंदर जमीन में चले गए, मिट्टी से दब गए, जहां जहां पेड़ मिट्टी से दबे, ठीक है, वहीं पर कोयला अधिकतम दाब और तापमान की, प्रेशर की वजह से वो कोयले में और क्रूड ऑयल में, अन्य चीजों में परिवर्तित हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बच्चों सही है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, वे संसाधन जो जीवित चीजों, पौधों, जानवरों से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं हमारे क्या, अजैविक संसाधन, अक्षय संसाधन, जैविक संसाधन या जीवाश्म ईंधन। ठीक है, रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग थिंग्स, फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे बायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, यानी कि जैविक संसाधन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, अजैविक संसाधन कैसे प्राप्त होते हैं, जीवित चीजों द्वारा, गैर जीवित चीजों द्वारा, केवल पौधों द्वारा या केवल जानवर द्वारा। देखिए बच्चों, सवाल कुछ आसान आएंगे, लेकिन आप तथ्यों को जाने नहीं रहेंगे तो आसान सा सवाल भी आपके लिए गलत हो जाएगा। तो इसका उत्तर है गैर जीवित चीजें। तो आसान सवाल और हार्ड दोनों आपको दिखने वाले हैं। एबायोटिक रिसोर्स आर डेराइव्ड फ्रॉम, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एबायोटिक। आपका रिसोर्सेज जो होंगे हमें मिलेंगे, बी ऑप्शन इसका यहाँ सही है, नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना चाहिए। कोई भी प्राकृतिक संसाधन, मान लीजिए अगल बगल लकड़ी है, आपके घर फर्नीचर बन रहा है, अगर हम सब पेड़ अभी काट दें, सबके फर्नीचर बना दें, तो क्या भाई जो आने वाले जो लोग हैं, जनरेशन से, क्या उनको लकड़ी के फर्नीचर मिल पाएंगे। भाई पेड़ तो एक दिन में तैयार होता नहीं, आपको भी पता है। ठीक है, तो ये क्या है, भविष्य की पीढ़ियों के लिए अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को खतरे में डाले बिना संसाधनों का उपयोग। ठीक है, तो ये देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी ये बात कही गई है कि संसाधनों का ऐसा उपयोग करना कि वो बचे रहें आने वाली जनरेशंस के लिए। ठीक है, तो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्स, यूजिंग रिसोर्स विदाउट compromising the ability of future generations to meet their needs। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा।
क्वेश्चन 10 है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किस लिए महत्वपूर्ण है? ठीक है, आखिर क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए ताकि पारिस्थितिक संतुलन जो है बनाए रखने के लिए। व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स इंपॉर्टेंट? वाई इज द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स इंपॉर्टेंट? टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने है, वृक्षारोपण। वृक्षारोपण को इंग्लिश में रीफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट होता है बस उसमें री लगाना है, रीफॉरेस्टेशन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में किस प्रकार सहायता करता है? तो ये करता है बच्चों, यह मिट्टी के कटाव को कम करता है। ठीक है, फॉरेस्ट जो है तो इट रिड्यूसेस सॉइल इरोजन। तो हाउ डज रिफॉरेस्टेशन एड इन द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स? तो इट जो सॉइल का, मिट्टी का बहाव है, बारिश हो गई तो तेजी से बहा करके पानी जो है मिट्टी को नहीं ले जाएगा, पेड़ की जो जड़ें हैं उसको पकड़े रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, जल संरक्षण की एक तकनीक कौन सी है जिसमें शुष्क मौसम के दौरान वर्षा जल को संग्रहित किया जाता है? तो ये है आपका बच्चों वर्षा जल संचयन। इस समय सरकारी स्कूल में भी आप पढ़ रहे होंगे कई बच्चे, तो वहाँ पे भी या बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कही जाती है। जैसे बारिश हुई, छत का पानी हो गया, कहीं का पानी हो गया, तो वो ऐसे पाइप से कनेक्ट कर दिया जाता है कि मान लीजिए जमीन है हमारी, तो जमीन के अंदर वो पानी चला जाए डायरेक्ट। ठीक है, तो उससे क्या रहता है, बारिश का पानी ऐसे भी साफ रहता है, तो हमारा रिचार्ज जमीन हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये आपके इंग्लिश में ये क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और मिट्टी के पोषण को बढ़ाने के लिए विभिन्न फसलों को उपयुक्त मौसम के अनुसार रोपित करने की विधि क्या कहलाती है? तो अतिचारण, सीढ़ीनुमा खेती, फसल चक्रण, क्रॉप रोटेशन या वर्षा जल संचयन। तो इसका क्या आंसर है? फसल चक्रण। तो देखिए जो मिश्रित फसल तकनीक या फसल चक्रण जो है प्रणालियों का उपयोग करके मिट्टी की उर्वरता बनाए रख सकते हैं, और जहां मिट्टी के पोषण को बढ़ाने के लिए उपयुक्त मौसम के संबंध में विभिन्न फसलें लगाई जाती हैं। ठीक है, इसमें ये हमने देख लिया व्हाट इज द मेथड ऑफ प्लांटिंग, तो ये है आपका क्रॉप रोटेशन। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन सीटू संरक्षण का क्या अर्थ है? तो इंग्लिश में स्पेलिंग देख लें, इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, ये ऐसे ही शब्द लिया गया है। ठीक है, तो इसका इन सीटू का है बच्चों, इसका मतलब है कि का अर्थ है पौधे और जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास या जो इनका संरक्षित क्षेत्र है, आप जानते हैं कि नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, सेंचुरी वगैरह, बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह है ना, के भीतर सुरक्षित रखना है। ठीक है, इसका मतलब यही है। तो 14 का बच्चों जो यहाँ पर सही आंसर है, पौधे और जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास या संरक्षित क्षेत्र के भीतर सुरक्षित रखना। ठीक है, तो बायोडायवर्सिटी को यहाँ पर कंजर्व करने की बात कही गई है। ठीक है, प्रोटेक्टिंग प्लांट एंड एनिमल विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। अब उसी से देखिए एक आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब इस कॉन्सेप्ट के आधार पर आप सवाल ये लगा लेंगे आसानी से। इन सीटू संरक्षण का एक उदाहरण है चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान या बीज बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आप मुझे आंसर बताइएगा कि इसका 15 का आंसर क्या होगा। एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन इज। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, इसमें आपका क्या है, प्राकृतिक संसाधनों विशेषकर पौधों और जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षित करने की विधि क्या कहलाती है? अभी हमने जस्ट देखा एक्सो सीटू संरक्षण। ठीक है, यहाँ पर ये एक मिनट, ये एक्स है, एक इन होता है, रुकिए ये सवाल बदल गया है। ठीक है, ये सवाल बदल गया है, तो इसको आप समझ लें। तो जो एक्स, अगर इसमें क्या लग गया, एक्स लग गया, उसमें क्या था, इन था, इन सीटू था। ठीक है, ये एक्स सीटू है। ठीक है, तो इसमें इसका अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों, ठीक है, विशेषकर पौधों और जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास के बाहर, अंदर नहीं, जो प्राकृतिक आवास है उसके बाहर उनको संरक्षित किया जाता है, तो वो हो जाता है आपका एक्स सीटू। क्लियर है? ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा। व्हाट इज द मेथड, ये आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, तो एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब देखिए इसका एक उदाहरण पूछ लिया आप, तो कॉन्सेप्ट पता होगा तभी तो आप सवाल का उत्तर दे पाएंगे। एक्स सीटू संरक्षण का एक उदाहरण है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से
ये मैं उत्तर बता देता हूँ। क्या वन्य जीव अभयारण्य? नहीं भाई, ये तो इन है, इन सीटू का है। बायोस्फीयर रिजर्व ये भी इन है। राष्ट्रीय उद्यान ये भी इन सीटू का है। उत्तक संवर्धन, टीसू का कल्चर करना, ठीक है, टिश्यू कल्चर, तो ये बच्चों ये एक्स सीटू का ये उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा, इसी तरह के और वीडियोस बनाने हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ढलानों पर पानी के बहाव को धीमा करने और कटाव को कम करने के लिए किसान पहाड़ियों पर क्या बनाते हैं? ठीक है, व्हाट डज फार्मर क्रिएट ऑन स्लोप्स इन द हिल टू स्लो डाउन वाटर फ्लो एंड रिड्यूस इरोजन? अब देखिए, पहाड़ों पर अगर पेड़ पौधे लगे या कुछ आपने फसल लगाई है, बारिश हुई भाई, तेजी से पानी बह के आएगा, तेजी से आएगा तो पेड़ों को जो भी फसल लगेगी उसको नुकसान कर देगा, उसको कर देगा। उसके लिए क्या किया जाता है? सीढ़ी नुमा खेती यानी कि टेरेस फार्मिंग की जाती है। ठीक है, इसके बाद है जल के रासायनिक और तापीय प्रदूषण को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? व्हाट शुड बी डन टू प्रिवेंट केमिकल एंड थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर? ठीक है, तो देखिए, इसको रोकने के लिए औद्योगिक जो बहिर्स्राव है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट का उपचार किया जाना चाहिए। जो भी उद्योग लगे, अगर उससे कोई बाहर पानी, प्रदूषित पानी निकल रहा है तो उसको सही करके ही छोड़ा जाए। ठीक है, हानिकारक जो अपशिष्ट है नदियों और झीलों में छोड़ने से पहले उनको उपचारित किया जाए। तो 19 का सही आंसर क्या है? औद्योगिक बहिर्स्राव का उपचार यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। तो इसके अलावा ये भी है कि भाई जो नदियां हैं उसमें गंदा पानी ना जाए, नालों का पानी ना जाए। क्वेश्चन ये बच्चों देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, भारत में वन जीवों की सुरक्षा के लिए कौन सा अधिनियम 1972 में लागू किया गया? अब ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बदल के भी पूछा जा सकता है। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है, भारत में जानवरों और पक्षियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा करता है। ठीक है, तो 20 का यहाँ जो आंसर है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, तो ये सवाल आता है कि ऐसे ही पूछ सकता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1972 में लागू किया गया। तो इसको इंग्लिश में भी ध्यान रखिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसे कहा जाता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया? तो 1972 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऊर्जा संरक्षण के लिए गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्थान पर किसका उपयोग किया जाना चाहिए? ठीक है, तो भाई इसकी जगह किसका उपयोग करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 21 है। इसके लिए हम वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। व्हाट शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी फॉर एनर्जी कंजर्वेशन? तो अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन 22 है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में एक व्यक्ति की क्या भूमिका है? ठीक है, क्या भूमिका हो सकती है? जब भी संभव हो उत्पादों को पुनर्चक्रित करना, रिसाइकिल करना। प्लास्टिक मान लीजिए हम उपयोग ऐसे बंद है, उसी को वापस से गला करके दूसरा चीज बना लेना। ठीक है, तो रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स वेन एवर पॉसिबल। तो जितने हम मोबाइल के जो पार्ट्स फेंक देते हैं तो उसको पॉसिबल करना, रिसाइकिल करके उससे फिर से उसको निकाल के बनाना ताकि मोबाइल बन सके। अब देखिए, मैंने सस्टेनेबल एसडीजी की बात की थी पहले, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, यहाँ पर सतत विकास की बात है। क्या अर्थ है? ये कॉन्सेप्ट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे सवाल आता है। ठीक है, देखिए, सतत विकास का अर्थ जो है वर्तमान जरूरतों को पूरा करना और यह सुनिश्चित करना कि संसाधन भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्ध हो। ठीक है, तो जो वर्तमान की जरूरतें पूरा करते हैं और भविष्य की जो जरूरत है उसको, क्षमता को खतरे में ना डालें। ऐसा नहीं कि आज ही एक ही दिन में सब पेड़ काट डालें, तो इसको ध्यान रखें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, दो क्वेश्चन और बचे हैं। मिट्टी को मूल ओरिजिन के आधार पर किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों के रूप में वर्गीकृत किया है? नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय, जैविक या अजैविक? तो इसे बच्चों ये अजैविक में आएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, तो ये जो गैर जीवित चीजों से प्राप्त होते हैं वे वर्गीकृत किया जाता है, और मिट्टी जो है एक एबायोटिक संसाधन है। देखिए, इससे समझिए, बायोटिक मतलब होता है लाइफ, बायो मतलब लाइफ होता है, बायोटिक संसाधन जिसमें लाइफ हो। बस अगर ए लग गया इसमें, ए बायोटिक हो गया, ठीक है, तो जान लीजिए वो मृत हो गए, वो चीजें क्या हो गई? मृत हो गई, मर गई। और ये देखिए आखिरी क्वेश्चन है, यदि प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाते हैं तो क्या हो सकता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। तो पारिस्थितिक तंत्र जो है असंतुलित हो सकते हैं, जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है वो इम्बैलेंस बच्चों हो सकता है।
ठीक है? तो और भी प्रश्न आते जाएँगे, इस टॉपिक में कुछ और मैं ऐड कर दूँगा महत्वपूर्ण प्रश्न आने के साथ, समय के साथ। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए बच्चों। थैंक यू वेरी मच।